Hello guys, my name is Sarpe, the guy who is trying to save you from brain rot, and welcome back to another case study with me. आज का जो केस है उसकी बहुत सारे रील, I think around 100 रील्स मेरे को भेजी गई थी इंस्टाग्राम पे. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बट आज का जो केस है वो कुछ ही दिन पहले हुआ था यूपी के बुलंद शहर में. और इस केस की डिटेल सुन के तुम्हें ये चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी कि दुनिया में मेंटली अनस्टेबल लोगों की कुछ कमी नहीं है. और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन भी वहाँ के लोगों के लिए एक नॉर्मल सा दिन था. पर दोपहर को कुछ लोगों ने वहाँ के कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखा जो कि किसी हॉरर मूवी सीन से कम नहीं था. उन्हें वहाँ पे एक 30 साल की लड़की जिसका नाम आसमा था उसका शरीर मिला. पर आखिर इस औरत का शरीर वहाँ कैसे पहुँचा और इसे किसने मारा था? सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड अदनान एंड आसमा. आज से 2.5 साल पहले आसमा की सलीम नाम के आदमी से नई नई शादी हुई थी. और शादी के बाद वो दोनों एक साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बुलंद शहर के खुर्जा नगर में शिफ्ट हो गए थे. और वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद एक नया घर ढूंढा था रहने के लिए. पर ये लोग इस घर में अकेले नहीं रहते थे, यहाँ पे बहुत सारे रेंटर्स रहते थे. जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग ऐसा सोच लो कि एक फ्लैट में बहुत ज़्यादा लो इनकम या फिर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी ड्रिवन एक फ्लैट में या फिर एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जहाँ पे उनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती है. सो दे जस्ट शेयर दिस होल प्लेस. सो इस बात से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलीम के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और यही यहाँ पे सच्चाई थी. सलीम फाइनली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था. वो होटल में एक लेबर का काम करता था और जितने भी उसके पैसे आते थे वो अपने परिवार पे लगा देता था, सारे के सारे पैसे. और जिस घर में जहाँ पे और रेंटर्स भी रहते थे, जहाँ पे सलीम और अस्मा रहते थे, वहाँ पे एक और अदनान नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था. अदनान भी एक शादीशुदा आदमी था और वो अपनी बीवी के साथ ही इस जगह में रहता था. सो sharing this whole place with his wife and Asma and Salim. Again, तुम लोग को अगर ये confusing लग रहा है तो ये लोग एक ही कमरे में नहीं रहते थे, चारों के चारों अलग अलग कमरे में, but in a same place. Now अदनान और सलीम they both were financially at the same place क्योंकि दोनों सेम ही जगह पर रहते थे या फिर सेम ही फ्लैट शेयर कर रहे थे. So अदनान भी फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो एग्जैक्टली काम क्या करता था अपनी बीवी को पालने के लिए, अपना घर पालने के लिए, ये किसी को भी नहीं पता. इट्स जस्ट क्लियर इनफ कि वो और जॉब्स करता था बस दिन चलाने के लिए अपना. नाउ आसमा और सलीम तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से लोग थे. दे वर जस्ट स्ट्रगलिंग एंड पासिंग बाय ईच एंड एवरी डे. पर जो ये अदनान था वो बहुत ही ज़्यादा ही वॉज अ यूनिक कैरेक्टर इन अ वे. दरअसल अदनान को बॉलीवुड मूवीज़ देखने का बहुत शौक था. वो जब भी मूवीज़ देखता वो खुद को उस मूवी का मेन कैरेक्टर की तरह इमेजिन करने लगता था. नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग दिस थिंग कि मूवीज़ का दीवाना होना कौन सी बड़ी बात है. आज से ज़्यादा इंडिया मूवीज़ का दीवाना है, राइट, बॉलीवुड का दीवाना है. लेकिन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग क्योंकि आगे ये चीज़ इस केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लू बन जाता है. सो लाइक आई सेड कि अदनान को मूवीज़ देखने का, बॉलीवुड मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक था और अपनी असली ज़िंदगी में भी वो फिल्मी अंदाज में जीता था. सो ही यूज्ड टू एक्ट आउट लाइक हिज फेवरेट कैरेक्टर्स या फिर फेवरेट मूवीज़ के डायलॉग बोलता था वो. इन अ वे ही वॉज जस्ट ऑब्सेस्ड विद मूवीज़ और मूवीज़ के कैरेक्टर्स. सो कमिंग बैक टू दिस प्लेस, सलीम खुद के लिए, अपनी वाइफ आसमा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था दिन भर और हमेशा उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करता था. लेकिन वहीं पे अदनान को अपनी बीवी से ज़्यादा कुछ खास लगाव नहीं था. और जब सलीम काम पे जाता था तो इसी बीच अदनान ने आसमा को नोटिस करा. पहली नज़र में ही अदनान को आसमा पसंद आ गई थी. ही लाइक्ड हर और डिस्पाइट बीइंग मैरिड उसने आसमा को अप्रोच करने की, उससे क्लोज होने की कोशिश करी. बट द सरप्राइजिंग थिंग वाज कि आसमा को भी अदनान पसंद आने लगा था. इवन आफ्टर एवरीथिंग दैट सलीम वॉज डूइंग फॉर हर, सलीम वॉज डूइंग फॉर आसमा, उसने उस बारे में ना सोच के अदनान को अप्रोच करने की या फिर अदनान से ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करी थी. और अब वो अदनान को पसंद करने लगी थी, यू कैन से. सिंस सलीम अपने काम के कारण पूरा दिन होटल में बिजी रहता था तो उसके पीठ पीछे आसमा और अदनान एक दूसरे से मिला करते हैं या फिर क्या करते हैं उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था. कुछ ही दिनों में ये मिलना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गया था और अब दोनों आसमा और अदनान अपने अपने पार्टनर्स के ऊपर चीट कर रहे थे. लेकिन कुछ ही दिनों में सलीम ने आसमा और अदनान के बीच जो चल रहा था उस बात को नोटिस कर लिया था. इसीलिए सलीम ने डिसाइड करा कि अब वो उस जगह में नहीं रहेगा
और आसमा और सलीम तुरंत ही शहर के किसी दूसरे लोकेलिटी में रेंट ढूंढकर वहीं शिफ्ट हो गए थे। तो सलीम ने पूरी कोशिश करी अदनान और आसमा को एक दूसरे से दूर करने की, ये सोच के कि अगर ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे और एक दूसरे के बारे में भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। लेकिन सलीम को ये चीज़ नहीं पता थी कि वो कितना गलत है। लाइक आई सेड कि अदनान को मूवीज देखने का बड़ा शौक था, सो ही वॉज वेरी फिल्मी, ठीक है। तो उसके प्यार का दूर होना उससे, दिस वॉज जस्ट अनदर चैप्टर इन हिज लाइफ दैट ही नीडेड टू ओवरकम। तो अदनान से दूर होने के बाद भी आसमा और अदनान का एक दूसरे से मिलना बंद नहीं हुआ, उल्टा ये बहुत ही ज्यादा हो गया था। अदनान आसमा को मिलने के लिए खीर खाने कब्रिस्तान में बुलाया करता था। नाउ दिस वॉज अ स्मार्ट मूव, क्योंकि कब्रिस्तान यूजुअली खाली ही रहता था और वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, इसीलिए वो उन दोनों के मिलने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट था। अदनान आसमा के पीछे इतना पागल था कि उसने आसमा को एक फ़ोन भी दिला दिया था ताकि वो दोनों फ़ोन पे बात कर सके। तुम लोगों ने भी देखा होगा ये वाले फ़ोन, जो छोटे बटन वाले फ़ोन नहीं होते, वही वाला। तो पहले अदनान ने आसमा को ये वाला फ़ोन दिलाया बात करने के, लेकिन उस फ़ोन में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें आवाज़ साफ नहीं आती थी। इसीलिए अदनान ने अपनी पूरी पूंजी लगा के, अपने पूरे पैसे लगा के आसमा को एक 10,000 रुपये का फ़ोन गिफ्ट करा। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि अदनान अमीर था ही नहीं, उसके लिए 10,000 रुपए बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम थी और वो भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अपनी वाइफ के लिए तो उसने कभी भी कोई गिफ्ट ले जाना, गिफ्ट तो छोड़ो, कभी भी कोई जरूरत की चीज ले जाना सही नहीं समझा, बट यहाँ पे वो आसमा के लिए 10,000 रुपए का फोन ले रहा था। इन अ वे अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्च करने के लिए उसके पास बहुत सारे पैसे थे। सो इन शॉर्ट अदनान का दिमाग खराब हो चुका था अब, और वो किसी और की वाइफ पे जिसे वो पसंद करता था उस पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था। ऑफ कोर्स वो ये सब करना अफोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, बट देन अगेन अगर वो ये सब नहीं करता तो वो अपने दिमाग में अपनी हीरो वाली इमेज कैसे मेंटेन कर पाता। आसमा को भी क्लियरली अदनान का सो कॉल्ड प्यार और अटेंशन बहुत अच्छा लग रहा था। जहां सलीम बेयरली अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए केपेबल था, वहीं दूसरी तरफ आसमा को अदनान की तरफ से महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलना अच्छे लग रहे थे। लेकिन आसमा शायद से ये भूल गई थी कि जो इंसान बस अपने डिल्यूजन को फुलफिल करने के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भूल सकता है, अपने परिवार के बारे में भूल सकता है, वो आदमी किसी और चीज़ को पाने के लिए क्या क्या कर सकता होगा। सो दे बोथ वर इन लव, दे बोथ वर एंजॉयिंग। लेकिन अदनान और आसमा के जो पार्टनर्स थे वो ही इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। अदनान अब अपना पूरा फोकस बस आसमा पे रखता था, अपनी बीवी के बारे में सोचता भी नहीं था, और आसमा का भी कुछ ऐसा ही टाइप का बिहेवियर था, वो सलीम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचती थी। अब जब भी कोई इंसान शादी करता है उसकी इतनी एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है अपने पार्टनर से कि वो उसका साथ निभाएगा और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में वो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन अदनान और आसमा दोनों के पार्टनर्स को ये बेयर मिनिमम चीज़ भी नहीं नसीब हुई। आसमा के हस्बैंड सलीम को भी पता था ये चीज़ कि अदनान से दूर आने के बाद से वो उससे और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलने लगी है और ज़्यादा बातें करने लगी है। लेकिन अब इस पॉइंट पे सलीम ने सब कुछ ट्राई कर दिया था और अब उसने हार मान दी थी एक तरीके से, और उसे ये चीज़ कहीं ना कहीं पता थी कि ये जो बात है, ये जो अफेयर है, ये जो रिलेशनशिप है, अब वो कहीं ना कहीं हाथ से निकल चुकी है और अब इसमें ज़्यादा मिंगल करने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज यू सी, अदनान एक सही आदमी नहीं था, वो एक सनकी इंसान था जिसके लिए लाइफ किसी बॉलीवुड मूवी की तरह थी, और आसमा इस बात से पूरी तरह से अनजान थी, या फिर जानते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी वो। लेकिन जल्द ही इन दोनों के बीच का ये प्यार बिगड़ने वाला था और आसमा को अदनान का असली रूप दिखने वाला था। नाउ दे बोथ वर काइंड ऑफ टुगेदर बट नॉट लिविंग टुगेदर। तो अदनान हमेशा आसमा को कॉल करता था, लेकिन कुछ दिनों से अदनान ने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जब भी वो आसमा को कॉल करता था दिन में या फिर शाम को, उसका फ़ोन या तो हमेशा बिजी आता था या फिर आसमा उसका कॉल उठाती नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर अदनान वाज लाइक कि मैंने तुम्हारा खर्चा उठाया, मैंने तुझे फ़ोन दिलाया, मैंने तेरे पे इतना सब कुछ करा तेरे लिए, और तू मेरा ही कॉल नहीं उठा रही है। और बार बार यही चीज़, यही पैटर्न देखने के बाद अदनान आसमा से फ्रस्ट्रेट हो गया और अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया था। अदनान को शक था कि जैसे इसने अपने पति पे चीट करा मेरे लिए, कहीं ये मुझ पे चीट तो नहीं कर रही है किसी और लड़के के साथ, या फिर किसी और लड़के से बात तो नहीं कर रही है ये, वो भी मेरे दिए गए फ़ोन से। और अब इनकी जब भी लड़ाई होती थी उस लड़ाई का मुद्दा ही यही होता था। इन झगड़ों की वजह से और आसमा की बातों की वजह से अदनान अब 24 घंटे गुस्से में रहता था और उसने ये सोच लिया था कि अब वो आसमा को एक सबक सिखा के ही छोड़ेगा। 11 जून ट्यूसडे, रिपोर्टेडली सुबह के वक्त अदनान ने आसमा को मिलने के लिए उसी कब्रिस्तान में बुलाया था।
सिंस वो दोनों हमेशा वहीं मिला करते थे तो आसमा ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और वो वहाँ अदनान से मिलने के लिए गई। बट शी डिड नॉट नो कि अदनान के इंटेंशंस क्या थे उस समय पे। तो वो वहाँ गई कब्रिस्तान में और जैसे ही अदनान आसमा से मिला उसने सबसे पहले उसका फ़ोन लिया एंड ही जस्ट रैन थ्रू हर फोन। वो हर एक चीज़ चेक करने लगा और उसमें उसे दिखा ये चीज़ कि अदनान के अलावा और सलीम के अलावा और भी काफ़ी सारे अनजान लड़कों से आसमा बातें करती थी। एंड ये चीज़ देखते ही इट जस्ट टिक्ड अदनान ऑफ। उसे पता चल गया था कि मैंने आसमा पे अपना वक्त ज़ाया करा है, अपने पैसे बर्बाद करे हैं। और इससे पहले कि आसमा उसे कोई एक्सप्लेनेशन दे पाती या कुछ कह पाती, उस समय जेब से एक चाकू निकाला और आसमा के मूव होते ही उसने आसमा का गला काट दिया चाकू से। एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आसमा की ज़िंदगी वहीं पे कब्रिस्तान में ही ख़त्म हो गई थी, उसके ही लवर के थ्रू, अदनान के थ्रू। अदनान एक्चुअली वहाँ आया ही था आसमा को मारने के लिए, लेकिन ही जस्ट नीडेड टू कन्फर्म कि क्या उसका प्यार उसे सच में धोखा दे रहा है या नहीं। सो फिल्मी, राइट, हु थिंक्स लाइक दैट, बट या क्या उसका प्यार उसे धोखा दे रहा है या फिर नहीं। एंड जैसे ही उसने ये चीज़ कंफर्म करी उसने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि जब अदनान आसमा को मार रहा था तो क्या आसमा चिल्लाई नहीं होगी? हाउ डिड नो वन नोटिस दैट? वेल, इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि दिस वॉज एट अ सेमेटेरी। कब्रिस्तान मोस्टली एम्प्टी ही होते हैं और सुबह सुबह कौन ही कब्रिस्तान जाएगा। तो इसीलिए अदनान ने अपने काम को बिना किसी प्रॉब्लम के अंजाम देने के लिए उसे इस समय यहाँ बुलाया था। और तो और अदनान को ये सब कुछ करते हुए किसी ने देखा भी नहीं, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल गया थिंकिंग कि मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अदनान ये चीज़ भूल गया था कि ये कोई मूवी नहीं बल्कि रियल लाइफ है और रियल लाइफ में हर एक चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और बहुत ही जल्द अदनान अपनी डीड्स के, अपने जो हरकतें उसने करी थी उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने वाला था। पूरे दिन आसमा की बॉडी उसी कब्रिस्तान में पड़ी रही और किसी की भी नज़र उसकी बॉडी पर नहीं गई। लेकिन फिर थैंकफुली दिन के टाइम में कुछ लोग इस कब्रिस्तान में गए और उन्होंने आसमा की बॉडी को देखा और पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था। आसमा इस कब्रिस्तान से थोड़ा दूर रहती थी, इसलिए जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो लोग आसमा की बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। आसमा के गर्दन पे चाकू चलाया गया था और उसकी बॉडी भी स्टिफ हो गई थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो इसीलिए पुलिस को पता था ये चीज़ कि ये एक मर्डर केस है, वॉज वेरी ऑब्वियस। पुलिस ने आसमा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी। मीनवाइल आसमा का हस्बैंड सलीम अपने काम से शाम को वापस घर लौट चुका था, लेकिन घर में आसमा को ना देखने के बाद सलीम परेशान हो गया था। सारी कोशिशें करने के बाद भी जब उसे आसमा नहीं मिली तो वो पुलिस के पास गया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी वाइफ सुबह से घर नहीं आई है। तो पुलिस ने डॉट्स कनेक्ट करे और उन्हें ये चीज़ समझ आ गई थी कि कब्रिस्तान में जो बॉडी मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि सलीम की वाइफ आसमा की ही है। और सलीम से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये क्लियर लीड मिल चुकी थी कि ये और किसी ने नहीं बल्कि अदनान ने ही करा है। तो इसीलिए उसी दिन वो लोग अदनान के घर पहुंचकर उसे अरेस्ट भी कर लिया था उन्होंने। अदनान के घर जब पुलिस आई तो उन्होंने अदनान और मर्डर वेपन दोनों को ढूंढ लिया था और ये बात साफ हो गई थी कि अदनान ने ही आसमा को मारा था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये थी कि अदनान ने ना ही रेजिस्ट करा, ना ही उसने अपना आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करी। ही जस्ट एक्सेप्टेड एवरीथिंग। वीडियो दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ही वॉज वेरी चिल अबाउट दिस थिंग। अगर तुम लोग उसका अरेस्ट वीडियो देखे गए तो यू कैन सी दिस थिंग दैट ही वॉज लिटरली जस्ट स्माइलिंग। वो अपने बाल संवार रहा था और किसी मूवी के जैसे लोगों को वेव कर रहा था। इट इज ट्रूली डिस्टर्बिंग टू सी दिस कि उसे अपने एक्शंस का कुछ पछतावा ही नहीं था, ना ही उसमें गिल्ट की एक झलक थी। उसके लिए ये सब अभी भी किसी मूवी सीन के जैसा था जिसमें पुलिस किसी हीरो को अरेस्ट कर रही हो। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, दिस गाय इज सिक इन दी हेड। जिस औरत से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, पहले तो उसने उसे ही मार दिया, उसके बाद मारने के बाद एक इंसान की जान लेने के बाद ही फेल्ट नो रिमोर्स। लेकिन इसने हद तो तब पार करी जब एक रिपोर्टर ने इसका इंटरव्यू लिया एंड उस इंटरव्यू में यू कैन क्लियरली सी हिज मेंटालिटी, हिज मेंटल स्टेट की वो कैसा है। उसने इस इंटरव्यू में खुशी खुशी अपने सारे क्राइम एडमिट कर लिए थे और जब उसे पूछा गया कि तुमने आखिर उसे क्यों मारा तो उसने कहा कि उसके प्रेमिका ने या फिर उसके लवर ने उसे धोखा दिया था और सज़ा वैसी ही मिलती है जिस हिसाब का धोखा दिया जाता है। बल्लू हाँ, क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा, और धोखे तो देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। बल्लू संजय फैन हूँ संजय का सर में। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा, और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है?
तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। बम बनाना तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात नहीं, टैंकर रोजी ऐसी चीज है, सीख जम्मा। कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। बट आई वंडर कि किसने उसे अथॉरिटी दी थी टू जज समबडी कि उसे किस हिसाब की सजा देनी चाहिए। उसने ये तक कहा कि उसे अगर उसका कोई दोस्त भी धोखा दे दे तो उसके साथ भी वो ऐसा ही करेगा। उसने बताया कि वो संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन है और उसने जो भी करा है वो खलनायक मूवी के बल्लू बलराम के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर करा था। ये इतना ऑब्सेस था उस मूवी से कि उसने अपने बाल, बात करने का अंदाज और अपना हुलिया भी बल्लू की तरह करने की कोशिश की थी। इवन उसने अपना नाम भी बल्लू ही बताया था। लेकिन आयरनी यहाँ पे ये है कि जहाँ मूवी में बल्लू ने आखिर में खुद को सेक्रीफाइस करा था अपने प्यार के लिए, वहीं अदनान ने, जिसको वो अपना प्यार करता था, उसी को मार दिया था। उसका ये मानना था कि 2.5 साल आसमान ने उसका टाइम वेस्ट करा था, उसके पैसे उड़ाए थे, उसका समय बर्बाद किया था। और लास्ट में उसने पुलिस को धमकी देते हुए ये कहा कि अगर कोई उसकी फैमिली को परेशान करेगा, उन पे उंगली उठाएगा, तो वो सबके घर बॉम्ब से उड़ा देगा। एंड फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी हैव सीन, इट इज़ वेरी क्लियर दैट ही जस्ट डज नॉट केयर। इसकी जो वीडियो है, ये वाली जो तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी थी, वो वायरल हो रही है बिकॉज ऑफ दीज रीजन ओनली कि ही इज़ वेरी फिल्मी, इसे किसी चीज़ का डर नहीं है, राइट। एंड दिस थिंग, even though like maybe he thinks कि Adnan thinks कि this is very cool, it is not. Again on my channel we are talking about very serious stuff. हम किसी आदमी के मरने की बात कर रहे हैं और वो कैसे हुआ है इस बारे में जान रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा एजुकेशन मिल सके या फिर हमारे साथ ऐसा कभी ना हो। And while I think that Adnan clearly does not think like that. So कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है, but just to think कि all of this is cool या फिर all of this is very movie like is just बियॉन्ड माई रीच। बट एनीवेज अभी अदनान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और क्योंकि सारे के सारे एविडेंसेस और सारे के सारे सबूत उसकी तरफ ही हैं तो उसे बहुत ज़्यादा जल्द सजा भी मिल जाएगी। एंड विद दैट अभी के लिए केस यहीं पर हॉल्ट पर है, बट आई थिंक उसे बहुत ज़्यादा जल्द सजा मिलने वाली है। बिफोर यू गो गाइज, इफ यू लाइक टू वॉच ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि मैं यहाँ पे वो ही बनाता हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम लोग को ये सारे के सारे केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनने हैं देन प्लीज गो एंड सर्च माय नेम SRP ऑन स्पॉटिफाई, या फिर मैंने इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। यू कैन जस्ट लिसन टू माय केसेस इन ऑडियो फॉर्म क्योंकि मुझे पता है सोते हुए भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, सो यू डू दैट थिंग। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।